हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीरज कुमार ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज जो है इस वीडियो के माध्यम से पुनः हम लोग जो है बिहार बोर्ड क्लास 10th साइंस में फिजिक्स का एक लेसन लेकर के चलेंगे। जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बनाया था उसको हम लोग आज आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा हुई थी। आज जो है हम लोग इसका जो मेन टॉपिक है आज की इस वीडियो का, तो देखिए क्या है कि गोलीय दर्पण में प्रकाश के परावर्तन का नियम, यानी कि गोलीय दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है और वस्तु को दर्पण के सामने किस जगह पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है और प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है, इसके बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। लेकिन उसको जानने से पहले हम लोग को बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। तो पहले आज जो है हम लोग गोलीय दर्पण में प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग जो है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक इस वीडियो में आप लोग बने रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग को यहाँ पे देखना होगा कि दर्पण क्या होता है। सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि दर्पण क्या होता है, उसके बाद में गोलीय दर्पण या अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो दर्पण होता क्या है। दर्पण जो होता है शीशा का एक वस्तु होता है जिसके एक साइड में रजतित मतलब एक साइड में पेंट हुआ हो। कांच का बना हुआ, शीशा का बना हुआ एक पदार्थ होता है जिसके एक साइड में पेंट लगा हो, रजतित हो, उसको हम लोग दर्पण कहते हैं। और ये दर्पण 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला तो समतल दर्पण होता है जिसको हम लोगों ने पहले वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था। दूसरा जो दर्पण होता है वो गोलीय दर्पण होता है जो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और एक और तीसरा जो दर्पण होता है वो होता है परवलयिक दर्पण, यानी कि जो पूरी तरह से गोल नहीं हो। तो ये गोलीय दर्पण जो होता है, यह गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है। तो ये गोलीय दर्पण जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। जो मेन हम लोगों को फिजिक्स के साइंस का जो फिजिक्स है, फिजिक्स का पहला लेसन जो है प्रकाश के परावर्तन, पहला टॉपिक जो है उसमें मुख्य भूमिका होती है अवतल और उत्तल दर्पण की। तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए ये गोलीय दर्पण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। तो सबसे पहले अवतल दर्पण को देखते हैं। तो ये देखिए ये अवतल दर्पण जो है, देखिए यहाँ पर ये दर्पण है, यहाँ से यहाँ तक ये M से लेकर के N, ये जो दर्पण की जो चौड़ाई है इसको हम लोग बोलते हैं द्वारक। और यहाँ पे हमारा होता है P मीन्स होता है ध्रुव, यानी कि पोल। उसके बाद ये जो अवतल दर्पण है, देखिए अवतल दर्पण की परिभाषा हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण आखिर में कहते किसे हैं। तो देखिए वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। देखिए ये वाला भाग जो है ये इधर, यानी कि बाएं साइड का जो भाग होता है इस दर्पण का, इसको हम लोग परावर्तक सतह बोलते हैं। यानी कि इधर जो है ये शीशा है और पीछे वाला भाग जो है ये पी साइड का जो भाग दिया है, जो ध्रुव के साइड का, यानी कि दाएं साइड का, इधर ये बनाया गया है, इसका मतलब हुआ कि यह पेंट हुआ है, यानी कि यह रजतित है। तो परावर्तक सतह हमारा बाएं भाग होगा। तो देखिए अवतल दर्पण जो होता है वैसे दर्पण को कहा जाता है जिसका परावर्तक सतह धंसा हो। तो देखिए इसका परावर्तक सतह जो है बाएं साइड का जो है वो धंसा हुआ है, तो ये हमारा अवतल दर्पण हुआ। तो देखिए अवतल दर्पण में हमारा एक होता है ये सी को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। और सी का जो है सी और पी, यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो आधा करता है उसको हम लोग F बोलते हैं, यानी कि फोकस, या फिर इसको मुख्य फोकस बोल सकते हैं। और ये जो रेखा हम लोगों को जो दिखाई दे रही है यहाँ पे, इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये हमारा हुआ प्रधान अक्ष। इसको हम लोग प्रधान अक्ष अथवा मुख्य अक्ष के नाम से भी जानते हैं। तो ये यहाँ देखिए कि अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण में ये परावर्तक सतह कैसा है तो धंसा हुआ है। और ये अवतल दर्पण में जो है फोकस और वक्रता केंद्र कहाँ है तो दर्पण के सामने है। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट हम लोग आते हैं। तो ये देखिए M से लेकर के N, यानी कि यह दर्पण की जो चौड़ाई है यह द्वारक कहलाएगा। और ध्रुव जो है यहाँ दर्पण का जो मेन जो मिडिल पॉइंट जो होता है उसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा होता है फोकस, और फोकस की दूरी जो होती है वो हमारा
वक्रता केंद्र होता है। बस हमको देखना है कि अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र जो है दर्पण के सामने है, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र जो है वो दर्पण के पीछे है। तो अब देखिए उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो। देखिए ये बाएं वाला साइड इसका परावर्तक सतह है और दायां वाला साइड ये जो दिख रहा है ये पेंट हुआ है, यानी कि यह कैसा है, धंसा हुआ है, यानी कि जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग उत्तल और अवतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ेंगे कि ये उत्तल और अवतल दर्पण में जो है प्रकाश कैसे गति करता है और दर्पण से टकराने के पश्चात किस दिशा में मुड़ जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण की बात करते हैं। अवतल दर्पण में, ठीक, तो ये देखिए अवतल दर्पण की बात करते हैं तो पहली स्थिति जब आती है हमारे सामने कि प्रकाश की किरणें, देखिए प्रकाश की किरणें जब मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो परावर्तन के बाद वह प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाती है। देखिए एक हम लोग बनाते हैं यहाँ पे अवतल दर्पण एक लेते हैं, ओके, ये हमारा हुआ अवतल दर्पण। ये M और N ये क्या है, दर्पण की, ये दर्पण की हमारा द्वारक है। ये अब एक यहाँ से एक हम लोग जो है ये मुख्य अक्ष ले लेते हैं, ओके, ये यहाँ पे हमारा हुआ ध्रुव, यहाँ पे हमारा हुआ फोकस दूरी और ये हमारा हुआ मान के चलिए क्या वक्रता केंद्र हुआ। तो पहला नियम क्या कहता है कि, पहला नियम कहता है कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, देखिए ये प्रकाश की किरणें हैं, जब यह मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो समांतर जाने के बाद जब उसका परावर्तन होता है तो वह कहाँ से मुड़ जाती है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि परावर्तन के बाद जो है वो फोकस से होती हुई वापस लौट जाती है। ये हमारा पहला नियम हुआ। ये देखिए ये आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है और समानांतर जाने के बाद जब दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद जो है वह फोकस से होती हुई वापस लौट जाती है। तो यह हमारा पहला नियम हुआ, यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब, देखिए जब प्रकाश की किरण जो है अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होते हुए वापस लौट जाती है। यह हमारा नियम है। नियम क्या कहता है इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं कि ये हमारा जो है यह एक अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में यह हमारा वक्रता केंद्र है, यह फोकस है और यह ध्रुव है और ये प्रधान अक्ष है। जब इस प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरणें किसी वस्तु से निकल करके इस दर्पण से टकराती है तो दर्पण से टकराने के बाद नियम क्या कहता है कि वह जब वापस लौटती है तो ये मुख्य फोकस जो है, मुख्य फोकस से होते हुए वह वापस लौट जाती है। यह हमारा पहला नियम हुआ। अब हम दूसरे नियम के बारे में चर्चा करते हैं। ओके, दूसरा नियम, देखिए दूसरा नियम जब हम चर्चा करते हैं तो देखिए क्या होता है। फिर से हम एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। यह हमारा अवतल दर्पण हुआ M और N, ओके, यह भाग जो है यह रजतित है, यानी कि पेंट हुआ है। इसका एक प्रधान अक्ष ले लेते हैं तो देखिए यह इसका प्रधान अक्ष है। यहाँ पे हमारा ध्रुव होगा, यहाँ पे फोकस होगा और यहाँ पे हमारा वक्रता केंद्र होता है। ओके, तो दूसरा नियम इसका क्या कहता है, देखिए ध्यानपूर्वक, जस्ट इसका अपोजिट होता है। पहला नियम का जस्ट उल्टा होता है दूसरा नियम। यानी कि दूसरा नियम क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से निकल करके मुख्य फोकस से होती हुई किसी दर्पण से टकराती है तो दर्पण से टकराने के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए जस्ट इसका उल्टा है। इसमें क्या था कि समांतर जा रही है और टकराने के बाद मुख्य फोकस से वापस लौट जाती है, जबकि इसमें क्या होता है कि वह मुख्य फोकस से जाती है और दर्पण से टकराने के बाद वह
मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। तो जस्ट इसका उल्टा यह नियम होता है, नियम नंबर 2। तो इसको मैं फिर से लिख देना चाहता हूँ, ये नियम 1 है और नियम 2 मैं लिख देना चाहता हूँ। देखिए यह नियम क्या कहता है, इसको तो मैंने समझा दिया आप लोग को। अब आप लोगों को इस नियम को देखना है ध्यानपूर्वक। देखिए क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण किसी अवतल दर्पण के फोकस से जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट जाती है। फिर से इसको समझिए कि यह अभी ये पहला नियम जो था इसका जस्ट अपोजिट है कि जब प्रकाश की किरण फोकस से जाती है और दर्पण से टकराती है तो दर्पण से टकराने के बाद वह उसी दिशा में वापस मुड़ जाती है। तो यह हमारा दूसरा नियम हुआ, ये प्रकाश के परावर्तन का अवतल दर्पण में है। अब हम तीसरे नियम पर चर्चा करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए स्थिति 3, ये तीसरी स्थिति हमारे सामने आ रही है प्रकाश के परावर्तन के नियम से संबंधित अवतल दर्पण में। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक दर्पण ले लेते हैं, अवतल दर्पण एक हम लोग बना लेते हैं कि यह हमारा अवतल दर्पण हुआ, ये M और N इसका द्वारक हुआ। अब हम इसके लिए फिर से एक प्रधान अक्ष लेते हैं, मुख्य अक्ष जिसको बोल सकते हैं हम लोग। ये हमारा ध्रुव हुआ, ये फोकस हुआ और ये हमारा वक्रता केंद्र हुआ। तो देखिए ये नियम क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरणें जो है किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जब किसी दर्पण से टकराती है, देखिए वक्रता केंद्र से होती हुई जाती है और दर्पण से टकराने के बाद क्या होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये देखिए अगर यह वक्रता केंद्र से होती हुई जाती है तो टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है, अर्थात जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से वह वापस लौट जाती है। देखिए जब प्रकाश की किरण जो है किसी वस्तु से निकल करके वक्रता केंद्र से होते हुए किसी दर्पण से टकराती है तो दर्पण से टकराने के बाद पुनः वह उसी दिशा में वापस मुड़ जाती है। इस नियम को भी मैं लिख देता हूँ। तो स्थिति 3 में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा अवतल, किसी अवतल दर्पण से केंद्र से वक्रता केंद्र से होते हुए टकराती है तो परावर्तन के बाद उसी पथ से अर्थात वक्रता केंद्र से ही वापस मुड़ जाती है, वापस लौट जाती है। देखिए यहाँ पर फिर से कि ये यहाँ पे जो है वक्रता केंद्र से जब वह चल करके किसी दर्पण से टकराती है प्रकाश की किरण, तो टकराने के बाद जो है वह सेम उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। तो ये हमारा तीसरा नियम हुआ। अब ये तो हमारा अवतल दर्पण समाप्त हुआ। हम चलते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में भी प्रकाश के परावर्तन के नियम को हम लोग समझते हैं। ओके, देखिए उत्तल दर्पण, तो जिस तरह से हमारा समतल दर्पण अवतल दर्पण में था उसी तरह से हमारा उत्तल दर्पण में भी ये इसी चीज़ से हमको समझना है। देखिए सबसे पहले तो इसमें नियम जो है, एक पहला कंडीशन जो हम लोग लेते हैं, तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक उत्तल दर्पण बनाते हैं। ओके, ये उत्तल दर्पण है, ये हमारा M और N ये द्वारक है और इस साइड में हम इसको रजतित कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। ओके, और इसके लिए एक सबसे पहले एक हम लोग क्या करते हैं, मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। यह मुख्य अक्ष हुआ और मुख्य अक्ष में देखिए यहाँ पर फोकस जो होता है दर्पण के पीछे होता है, वक्रता केंद्र भी दर्पण के पीछे होता है और ये हमारा ध्रुव है। और इसमें भी पहला नियम सेम वही कहता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद उसी दिशा में मुड़ जाती है। ओके, ये आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और टकराने के बाद यह परावर्तित किरण है। तो यहाँ पर यह फोकस से मिलती नहीं है बल्कि क्या होता है, तो यह मिलते हुए प्रतीत होती है। यानी कि फोकस में अगर हम कल्पना करके देखते हैं, इसको पीछे के लिए वो ले चलते हैं इस किरण को, तो देखिए यह फोकस से मिलेगी या ये मिलती हुई प्रतीत होगी।
तो ये दूसरा ये अवतल दर्पण का पहला नियम है कि जब प्रकाश की किरणें सेम वही है, अवतल और उत्तल दोनों वही हैं। यहाँ पे हमको बस समझ लेना है कि वहाँ पर स्पष्ट रूप से मिलती थी, लेकिन यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है। यह हमारा पहला नियम है। और हम दूसरे नियम की बात करते हैं। तो दूसरा नियम देखिए क्या कहता है। दूसरा नियम भी हम लोग ले लेते हैं, एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया, M और N इसका द्वारक हो गया। यहाँ पे ये रजतित भाग है। और इसके लिए भी हम लोगों ने क्या किया, एक मुख्य अक्ष निर्धारित कर लिया। इधर हमारा F होगा और यहाँ हमारा C होगा, या दर्पण के पीछे जो होता है। अब देखिए क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से होकर के वक्रता केंद्र के सीधे चलती है, तो वो प्रकाश की किरणें जो है वक्रता केंद्र के सीधे चलती है, और तो दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में वापस मुड़ जाती है। सेम जिधर से गई उधर से ही वापस लौट गई। अब इसको हम कल्पना करके देखते हैं तो यह कहाँ मिलेगी। तो इसको जब हम कल्पना करके आगे बढ़ाते हैं तो यह यह वक्रता केंद्र से आकर के टकराती है, मिलती है। तो सेम वही नियम है कि जब वक्रता केंद्र से अवतल दर्पण में भी हम लोगों ने देखा कि वक्रता केंद्र से जब वह गुजरती है तो वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है। तो यहाँ पे वापस तो लौट जाती है, लेकिन ये वक्रता केंद्र से मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये हमारा उत्तल दर्पण का 2 नियम है, और अवतल दर्पण का 3 नियम हम लोगों ने पढ़ा। और इसी नियम का उपयोग करके जो है हम लोग किसी वस्तु के प्रतिबिंब और वस्तु दूरी और वस्तु और प्रतिबिंब की स्थिति को जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में जो है हम लोग वस्तु को किस जगह पे रखते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अगले वीडियो में हम लोग जो है विस्तृत रूप से इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।